हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोर्स सागर। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मासेस, जिसमें हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो है एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट क्या होती है वो देखते हैं। एटॉमिक मास यूनिट इज डिफाइंड एज द मास इक्वल टू 1/12 ऑफ कार्बन 12 एटम। इट इज़ डिनोटेड बाय AMU। एटॉमिक मास यूनिट क्या है उसको देखिए। मान लेते हैं ये हमारा कार्बन का एटम है और कार्बन भी कौन सा C12। कार्बन के आइसोटॉप्स होते हैं ना, C12 C13 C14, ठीक है। उसमें से हमने C12 हमने आइसोटॉप लिया, ठीक है। इस कार्बन 12 के हमने क्या कर दिए, 12 भाग कर दिए, 12 हिस्से कर दिए, ठीक है। मान लेते हैं ये सारे 12 हिस्से क्या हैं, इक्वल है। इसमें से जो हम एक हिस्सा उठाते हैं, ठीक है। कार्बन 12 का हम एक हिस्सा उठाते हैं, ठीक है। और जो ये हिस्सा है इसका जो मास है इसको हम क्या कहेंगे, एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है, या फिर 1 AMU। तो एटॉमिक मास यूनिट क्या होती है, कार्बन 12 के एक पार्ट के मास को, ठीक है। मान लेते हैं कार्बन 12 को हमने 12 भागों में डिवाइड किया और जो उसका एक पार्ट था, 12 में से जो एक पार्ट था, ठीक है, उसके मास को हम क्या कहते हैं, एटॉमिक मास यूनिट कहते हैं। ये याद रखना, ये सारे जो पार्ट हमने करेंगे बराबर हैं, ठीक है। हमने इसको कार्बन 12 को इक्वल 12 भागों में डिवाइड किया है। कार्बन 12 वाले एटम को 12 भागों में डिवाइड किया है इक्वल, और उसका जो एक पार्ट है उसके मास को एटॉमिक मास यूनिट कहा जाता है। हम क्या कहेंगे, जो एटॉमिक मास यूनिट है 1 AMU, जिसको हम कह सकते हैं, ठीक है, वो किसके इक्वल है, 1/12 पार्ट, 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन 12, जिसको लिख सकते हैं मास ऑफ 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन 12, ठीक है। तो ये होती है एटॉमिक मास यूनिट। तो वही लिखा है, एटॉमिक मास यूनिट इज डिफाइंड एज मास इक्वल टू 1/12 ऑफ कार्बन 12 एटम, ठीक है। एटॉमिक मास यूनिट क्या है, मास किसका मास, कार्बन 12 के 1/12 पार्ट का मास, ठीक है। और इसको हम कैसे डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय AMU। इन प्रेजेंट टाइम AMU इज रिप्लेस्ड बाय U, ठीक है। अब जो यूनिट होगी है ना, जो इसको एटॉमिक मास यूनिट को हम AMU से नहीं डिनोट करते प्रेजेंट टाइम में, इसको अब छोटा कर दिया गया और इसको अकेला U कर दिया गया, ठीक है। तो 1 AMU का मतलब 1U, और इस U को हम क्या कहते हैं, यूनिफाइड मास कहते हैं। तो ये था आपका एटॉमिक मास यूनिट। अब हम बात करते हैं कि एटॉमिक मास क्या होता है। Atomic mass is the mass of an atom expressed in atomic mass unit। सिंपल बात है, एटॉमिक मास का मतलब क्या है, मास ऑफ एटम। जो हमारा एक एटम है उसके मास को क्या कहा जाता है, एटॉमिक मास। और इसको किस में एक्सप्रेस करते हैं, AMU में। मतलब कि एटॉमिक मास की जो यूनिट है वो क्या है, U है, ठीक है। अब ना कुछ बात आपके लिए समझने वाली है, जो आपको समझनी है एटॉमिक मास के बारे में, कि एटॉमिक मासेस को पहले निकाला कैसे जाता था, किसको रेफरेंस में लेकर एटॉमिक मास को निकाला जाता था। यहाँ आपको बता ही दिया है कि जो एटॉमिक मास है वो मास है एटम का, जो हम एक्सप्रेस करते हैं किस में, एटॉमिक मास यूनिट में, ठीक है। तो एटॉमिक मास यूनिट क्या थी, 1/12 पार्ट ऑफ द कार्बन 12 एटम। तो एटॉमिक मास को निकालने के लिए जो रेफरेंस ली गई वो कार्बन 12 एटम थी। क्या थी, कार्बन 12 एटम। कार्बन 12 एटम को रेफरेंस में लेकर एटॉमिक मास को निकाला जाता था। अब रेफरेंस में लेकर का क्या मतलब है, देखिए। अब एग्जाम्पल से समझाता हूँ। मान लेते हैं आप किसी फ्रूट सेलर के पास गए, ठीक है, सब्जी वाले के पास या फिर फ्रूट वाले के पास, ठीक है। वहाँ आप 1 किलो सब्जी ले लो। मान लेते हैं सब्जी वाले के पास गए, ठीक है। अगर आपको फ्रूट अच्छे लगते तो आप फ्रूट वाले के पास चले जाओ। मान लेते हैं हम सब्जी वाले के पास गए हैं। सब्जी वाले के पास आपने 2 किलो सब्जी ली। क्या ली, 2 किलो सब्जी ली। अब सब्जी वाला आपको कैसे 2 किलो देगा, मतलब कि आपको कैसे पता चलेगा कि जो सब्जी है वो 2 किलो है। सब्जी वाले ने आपको सब्जी दे दी, ठीक है। तो उसको कैसे पता चलेगा कि 2 किलो कितनी होती है, वो कैसे पता चलेगा, उसके पास एक तराजू होता है। एक तरफ जहाँ उसने सब्जी रखी, ठीक है, और एक तरफ उसने क्या रख दिया, पत्थर रखा है एक, जो कि 2 किलो का होगा, ठीक है। तो जब उसने 2 किलो का पत्थर एक साइड रखा और सब्जी रखी, ठीक है, और अगर ये सब्जी जो है ये इस बाट के या फिर इस पत्थर के बराबर आ जाती है, सेम लेवल पर आ जाती है, ठीक है। सब्जी का भार अगर
इस पत्थर के भार के इक्वल आ जाता है, 2 किलो पत्थर के भार के इक्वल आ जाता है, तो उससे ये पता चल जाता है कि जो ये सब्जी है ये भी 2 किलो की हो चुकी है। ठीक है, तो इसका मतलब सब्जी का 2 किलो हमने कैसे पता चला, उसके लिए हमने क्या रेफरेंस लिया 2 किलो के लिए, वो लिया पत्थर। ठीक है, इसी तरह अगर हमें किसी एटम का मास निकालना है, चाहे कॉपर का एटम हो, चाहे वो ऑक्सीजन का एटम हो, हाइड्रोजन का एटम हो, तो वो कैसे निकाला गया होगा, उसके लिए भी क्या किया होगा, एक रेफरेंस ली गई होगी। ठीक है, जैसे सब्जी के लिए पत्थर को रेफरेंस में लिया था 2 किलो के। ठीक है, 2 किलो सब्जी थी, 2 किलो का पत्थर रखोगे। अगर आपको 4 किलो की सब्जी चाहिए तो 4 किलो का पत्थर रखोगे। ठीक है, मतलब कि वो जो पत्थर हैं उनको रेफरेंस में लिया गया है। इसी तरह मास को निकालने के लिए, एटॉमिक मास को निकालने के लिए भी कोई चीज़ रेफरेंस में ली गई थी। वो रेफरेंस क्या थी, कार्बन 12 एटम। ठीक है, तो अभी हमने एटॉमिक मास यूनिट समझा कि कार्बन 12 के 1/12 पार्ट को हम क्या कहते हैं, 1/12 पार्ट के मास को क्या कहा जाता है, एटॉमिक मास यूनिट कहा जाता है, जिसको हम 1 यू लिखते हैं। ठीक है, 1 यू या 1 AMU। ठीक है, अब एटॉमिक मास को कैसे निकाला गया, जो मान लेते हैं ऑक्सीजन का हमें एटॉमिक मास निकालना है। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने कार्बन 12 के 12 हिस्से किए, उसमें से एक हिस्सा निकाला 1U। ठीक है, हमने क्या किया, मान लेते हैं जैसे तराजू में होता है, ये तराजू है। ठीक है, यहाँ हमने क्या रखा, ऑक्सीजन एटम को रखा, ये क्या है, ऑक्सीजन का एटम है। ठीक है, और यहाँ हमने क्या रखा, 1U, मतलब कि एक कार्बन के एक पार्ट को रखा। ठीक है, कार्बन का मान लेते हैं ये एक पार्ट है। ठीक है, एक पार्ट जब रखा तो क्या पता चला कि जो ऑक्सीजन है उसका भार अभी ज़्यादा है। ठीक है, और इसका कम है। हमने 2 रखे, तब भी इसका जो भार है वो ज़्यादा था ऑक्सीजन का। हमने 3 रखे, 4 रखे, 5 रखे, 6 रखे, 7 रखे, 8 रखे, 9, 10, 11, 12, 13, तब भी ऑक्सीजन का मास जो था वो ज़्यादा था। ठीक है, हमने फिर और रखे, और बढ़ाए, इनकी क्वांटिटी और बढ़ाई, 13 हो गए, 14, 15, 16। जब यहाँ 16वां पार्ट रखा गया कार्बन का। ठीक है, हम ना वैसे समझने के लिए कह रहे हैं कि ये तराजू लिया, वैसे ऑक्सीजन एटम इतना छोटा सा है, उसके लिए तराजू थोड़ी लेंगे, वो तो पुराने इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिनकी हेल्प से एटॉमिक मास को निकाला जाता है। पर जो रेफरेंस है वो यही 1U की ही ली जाती है। ठीक है, तो हमने यहाँ 16U रख दिए, 16U रख दिए। ठीक है, कार्बन 12 के एक पार्ट को क्या कहते हैं, 1U कहते हैं, तो यहाँ हमने क्या रख दिए, 16U रख दिए। तो जब 16U रखे तो ऑक्सीजन जो है और इसका लेवल हम मान लेते हैं इक्वल हो गया। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास जो ऑक्सीजन का मास आया, ऑक्सीजन का जो मास आया वो क्या आया, 16U। मतलब कि ऑक्सीजन के एटम का जो मास होता है वो 16U होता है। हमने रेफरेंस की इसकी ली, उसी कार्बन 12 की ली ना, कार्बन 12 का जो एटम है उसकी ही हमने रेफरेंस ली है। ठीक है, उसको ही हमने 12 भाग में डिवाइड करके उसका जो एक पार्ट है उसको रखा और उसको बढ़ाते गए। 16U में हमें पता चल गया कि जो ऑक्सीजन का जो मास है वो क्या आया, 16U, क्योंकि ये दोनों इक्वल आ गए। ठीक है, ऑक्सीजन का मास और 16U क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, इसलिए मतलब कि ऑक्सीजन का मास क्या आ गया, 16U आ गया। तो इसको कहते हैं रेफरेंस लेना। ठीक है, तो कार्बन 12 की हेल्प से ऐसे ही जितने भी आपके पीरियोडिक टेबल है उनका एटॉमिक मासेस को इसी को रेफरेंस में लेकर निकाला गया। ठीक है, हाइड्रोजन का जो मास होता है, हाइड्रोजन का मास कितना होता है, हाइड्रोजन का जो मास होता है वो कितना होता है, 1U होता है। ठीक है, एटॉमिक मास 1U होता है। सिमिलरली अगर हम हीलियम का लें, हीलियम का एटॉमिक मास कितना होता है, 4U होता है। ठीक है, इसी तरह बाकी एलिमेंट्स का मास होता है। हम किस में लेते हैं, एटॉमिक मास को U में लेते हैं। यूनिट क्या है, U। तो इसलिए हमने कहा एटॉमिक मास क्या है, मास है एटम का जिसको हम किस में एक्सप्रेस कर रहे हैं, U में एक्सप्रेस कर रहे हैं। यूनिट क्या है, एटॉमिक मास की U, जिसको हम क्या कहते हैं, एटॉमिक मास यूनिट। तो 1U हमने क्या सीखा, 1U किसके इक्वल है, 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन 12 के। एटॉमिक मास क्या है, इज द मास ऑफ एन एटम एक्सप्रेस्ड इन एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, जिसको हम U से डिनोट करते हैं। और 1U किसके इक्वल है, इसके इक्वल है। ठीक है, अब देखिए एक बात और, अगर आपको AMU को ग्राम में कन्वर्ट करना है, ठीक है, कि एक AMU या एक U ग्राम में किसके इक्वल होता है, वो होता है 1.66 × 10⁻⁻24 ग्राम के इक्वल होता है। ठीक है, देखिए ये वैल्यू कितनी छोटी है, 10⁻⁻24 है।
ठीक है, माइनस में 24 है, मतलब कितनी ज़ीरो आगे लगेंगी, ऐसे 0.00 मतलब 24 0 करके ऐसे चलता जाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि एटॉमिक मास, जो एटम का मास होता है वो कितना छोटा होता है। ठीक है, ग्राम में हम ज़्यादातर यूनिट्स को देखते हैं ना, जो हमारी जो डेली लाइफ में ज़्यादातर हम क्या यूज़ करते हैं, ग्राम या किलोग्राम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ग्राम में हमने 1 U को निकाल दिया कि 1 U किसके इक्वल होता है, 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम के इक्वल होता है। ग्राम में ये वैल्यू होती है 1 U की। ठीक है, तो ये था आपका एटॉमिक मास और एटॉमिक मास यूनिट। नेक्स्ट टॉपिक पे जाने से पहले आपको एक टॉपिक और बताता हूँ, आइसोटॉप्स। आइसोटॉप्स क्या होते हैं, आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा। आइसोटॉप्स क्या होते हैं कि वो वाले एटम्स, ठीक है, एलिमेंट के जिनका मास होता है वो डिफरेंट होता है। ठीक है, सेम एलिमेंट का मास क्या होता है, डिफरेंट होता है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन का एक ऐसा एटम है जिसका मास क्या होता है, 1 होता है। एक ऐसा जिसका 2 होता है। एक एटम ऐसा जिसका 3 होता है। ठीक है ये तीनों हाइड्रोजन, बस मास तीनों का डिफरेंट है। ठीक है, इनको क्या कहते हैं, आइसोटॉप्स। क्या कहते हैं, आइसोटॉप्स। इसमें सेम एलिमेंट है, सेम एलिमेंट है, ठीक है, बट डिफरेंट मास नंबर, मासेस ऑफ एटम। पर एटम जो हैं वो डिफरेंट डिफरेंट मास के हैं। ठीक है, हाइड्रोजन के ही डिफरेंट डिफरेंट मास के एटम है, इनको हम क्या कहते हैं, आइसोटॉप्स। ठीक है, एक बात और, जो हाइड्रोजन का मास होता है, हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास होता है यू में, वो कितना होता है, 1.008 U। ठीक है, ये हाइड्रोजन का मास होता है। पर कैलकुलेशंस को आसान करने के लिए हम ये पॉइंट नहीं लेते, हम ज़्यादातर 1U ही लेकर चलते हैं। कैलकुलेशंस में हम 1U को ही लेकर चलते हैं। ठीक है, वैसे मैंने आपको बताया था ना कि हाइड्रोजन का मास क्या होता है, 1U होता है, अभी बताया था। ठीक है, बट अगर मैं एग्जैक्ट मास की बात करूँ बिल्कुल एग्जैक्ट तरीके से, तो वो क्या था, 1.008U। ठीक है, बट कैलकुलेशन को आसान करने के लिए हम 1U ही लेते हैं। ठीक है, इसी तरह ऑक्सीजन का जो मास है वो क्या होता है, ऑक्सीजन का जो मास होता है 15.995U, सॉरी 15.995U। ठीक है, तो ये होते हैं एग्जैक्ट मास, बट कैलकुलेशंस को आसान करने के लिए हम इसकी बिल्कुल पास वाली वैल्यू ले लेते हैं। एग्जैक्ट नंबर वो है 16। ठीक है, तो 16 लेकर चलते हैं कैलकुलेशंस को आसान करने के लिए। नेक्स्ट अब हमारे पास जो टॉपिक आता है वो है एवरेज एटॉमिक मास। एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है, एवरेज एटॉमिक मास इज एवरेज ऑफ मासेस ऑफ ऑल नेचुरली अकरिंग आइसोटॉप्स ऑफ एन एलिमेंट। देखिए, हमारा जो नेचर है ना, कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो नेचर में आइसोटॉप्स के मिक्सचर में पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल लेते हैं क्लोरीन का। क्लोरीन के 2 आइसोटॉप्स होते हैं, 35 और 37। ठीक है, Cl35 Cl37, मतलब कि जिसका मास एक का 35 है, जिसके एक एटम का मास 35 है, और एक ऐसा है जिसके एक एटम का मास क्या है, 37 है। ठीक है, तो हम अब क्लोरीन का मास क्या लेकर चलेंगे, हमें पता है, हमें तो एक मास लेकर चलना है ना, हम क्या क्या लेकर चलें, मास 35 या 37। ठीक है, आपके पीरियोडिक टेबल में जो क्लोरीन है, ठीक है, उसके नीचे उसका मास नंबर लिखा होता है ना, तो वो मास नंबर कैसे पता चलता है, वो मास नंबर हम क्या लिखा हुआ है, 35 पॉइंट कुछ 5 लिखा हुआ है। ठीक है, ना 35 लिखा है ना 37 लिखा है, तो वो कैसे लिखा गया है। ठीक है, क्लोरीन के तो आइसोटॉप्स हैं, मिक्सचर में पाया जाता है नेचर में, तो जहाँ 35 होता है या 37 होता है, तो 35.5 लिखा गया है। कैसे लिखा गया है, इन दोनों का क्या करके एवरेज लेके। ठीक है, इन दोनों का क्या करके एवरेज लेकर। तो जब हम आइसोटॉप्स, ठीक है, मान लेते हैं कोई एलिमेंट है, उसके आइसोटॉप्स हैं बहुत, ठीक है, 2-3 आइसोटॉप्स हैं उसके। ठीक है, तो उसका क्या किया जाता है, उसका मास निकाल लिया जाता है, एवरेज एटॉमिक मास। ठीक है, उसका एवरेज ले लिया जाता है सभी आइसोटॉप्स के मासेस का। ठीक है, तो एवरेज एटॉमिक मास क्या है, एवरेज है मासेस ऑफ ऑल नेचुरल अकरिंग आइसोटॉप्स ऑफ एन एलिमेंट। किसी एलिमेंट के जो आइसोटॉप्स हैं, ठीक है, जो नेचुरली नेचर में पाए जाते हैं, ठीक है, उनके मासेस की एवरेज को या मीन को क्या कहा जाता है, एवरेज एटॉमिक मास कहा जाता है। जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन
कि दो आइसोटॉप्स हैं 35 और 37, ठीक है। जो क्लोरीन 35 है वो नेचर में 75% पाया जाता है, मतलब कि इसकी जो अबंडेंस है वो 75% है नेचर में। सिमिलरली जो क्लोरीन 37 जो है वो नेचर में उसकी जो अबंडेंस है, जो नेचर में जो पाया जाता है वो 25% पाया जाता है। क्या अबंडेंस है? 25% अबंडेंस है, ठीक है। तो इसका अगर मैं एवरेज लेता हूँ तो एवरेज कैसे निकालना होता है? क्या करना होता है? 35 इसका मास मल्टीप्लाई बाय इसकी अबंडेंस, नेचर में इसकी अबंडेंस कितनी होगी? 75% है, ठीक है। 75% मतलब 75/100, ठीक है। प्लस सिमिलरली इसका मास क्लोरीन 37 का 37 मल्टीप्लाई बाय इसकी अबंडेंस, वो क्या होगी? 25/100। परसेंटेज का मतलब क्या होता है? 100 ही होता है ना, 100 से डिवाइड, तो अपॉन 100। तो इसको जब सॉल्व किया तो आंसर क्या आ गया? 35.5 आ गया। और ये क्या है? एटम का मास है, तो इसकी यूनिट क्या होती है? यू होती है, 35.5 यू। तो क्लोरीन का जो मास निकला, एवरेज एटमिक मास को क्या निकला? 35.5 यू। तो आपका जो पीरियोडिक टेबल है उसमें जो आपके जितने भी मासेस आपको लिखे जाते हैं ना, आपके जितने भी मासेस हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर सभी एलिमेंट्स के, वो क्या होते हैं? वो एवरेज एटमिक मासेस ही होते हैं, ठीक है। वहाँ एवरेज एटमिक मासेस ही सारे होते हैं आपके पीरियोडिक टेबल में। ये था आपका एवरेज एटमिक मास। नेक्स्ट हम बात करते हैं मॉलिक्यूलर मास की। मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? सिंपल सी बात है, एटमिक मास क्या था? एटमिक मास क्या था? मास ऑफ एन एटम। तो मॉलिक्यूलर मास क्या हुआ? मास ऑफ एन मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल के मास को क्या कहा जाता है? मॉलिक्यूलर मास कहा जाता है, ठीक है। जहाँ इसकी डेफिनेशन क्या है आपको पता है कि जैसे कोई मॉलिक्यूल है, जैसे मान लेते हैं वाटर है, ठीक है। ये जो मॉलिक्यूल है वाटर का, अगर इसका मैं मास निकालना चाहता हूँ, मतलब कि इस मॉलिक्यूल का मास निकालना चाहता हूँ, जिसको हम मॉलिक्यूलर मास कहते हैं, वो हम कैसे निकाल लेंगे? हाइड्रोजन के इसमें कितने एटम हैं? 2 एटम है, ठीक है। तो 2 एटम्स का अगर मैं हाइड्रोजन के मास निकाल लूँ प्लस ऑक्सीजन के एक एटम का मास निकाल लूँ और उसको ऐड कर दूँ, तो मेरे पास वाटर का मास आ जाएगा, H2O का मास आ जाएगा, H2O के मॉलिक्यूल का मास आ जाएगा, ठीक है ना। तो मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? इट इज़ द सम ऑफ एटमिक मासेस ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन एन मॉलिक्यूल। जैसे ये मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल में हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है, ठीक है। कौन से एलिमेंट्स के एटम्स प्रेजेंट हैं? वो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है। अगर मैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटमिक मासेस का सम कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा? मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा। तो हाइड्रोजन इसमें कितने हैं? 2 हैं, ठीक है। तो और हाइड्रोजन का एटमिक मास कितना होता है? 1 होता है, तो 2 × 1 प्लस ऑक्सीजन का एटमिक मास कितना होता है? 16, ठीक है। तो 2 × 1 + 16, ये सॉल्व करके कितना आ जाएगा? 16 + 2 18, ठीक है। तो 18 U आ गया आपका मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। यहाँ भी मैंने निकाल रखा है वाटर का, यहाँ मैंने एग्जैक्ट वैल्यूज़ ली हैं, पर अगर आपके पास पेपर में क्वेश्चन आता है, आपको कहा जाए मॉलिक्यूलर मास निकालो, तो आपको एग्जैक्ट वैल्यू लिखने की जरूरत नहीं है। जो हम कैलकुलेशंस में यूज़ करते हैं वैल्यूज़ को, सिंपल वो यूज़ करनी है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ आप 1 भी ले सकते हो और यहाँ 16 डायरेक्ट भी ले सकते हो। 1 मतलब हाइड्रोजन का मास, 16 मतलब ऑक्सीजन का मास, ठीक है। तो क्या था ये? सम ऑफ एटमिक मासेस ऑफ एलिमेंट्स, एटमिक मासेस का सम जो मॉलिक्यूल के अंदर प्रेजेंट है, प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल, वो क्या होता है? मॉलिक्यूलर मास होता है। एक एग्जांपल और है CH4 मीथेन का। कार्बन का जो मास होता है ज़्यादातर हम 12 ही लेते हैं, डायरेक्ट 12 लेते हैं। यहाँ अगर एग्जैक्ट वैल्यू रखें तो 12.001 आती है, वैसे डायरेक्ट इसकी वैल्यू क्या होती है? 12 होती है। हाइड्रोजन की 1 होती है, और कितने एटम है हाइड्रोजन के? 4 हैं, तो 4 × 1 आएगा, ठीक है। तो मीथेन का जो आपके पास मास आ जाएगा वो 16 आ जाएगा, ठीक है। अगर एग्जैक्ट वैल्यू रखो तो 16.043। एग्जैक्ट वैल्यू हमें याद नहीं करनी होती, क्योंकि हम कैलकुलेशन में सिंपल वैल्यूज़ जहाँ डायरेक्ट वैल्यूज़ ही यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आता है फॉर्मूला मास। फॉर्मूला मास भी क्या है? मॉलिक्यूलर मास जैसा ही है। मॉलिक्यूलर मास में हम क्या करते हैं? मॉलिक्यूल के मास को निकालते हैं। फॉर्मूला मास में क्या होता है? हम फॉर्मूला यूनिट के मास को निकालते हैं। अब फॉर्मूला यूनिट क्या होती है? देखिए, सबसे पहले तो फॉर्मूला मास किस में यूज़ होता है? आयनिक कंपाउंड्स में। आयनिक कंपाउंड्स में फॉर्मूला मास हम किस में यूज़ करते हैं? आयनिक कंपाउंड्स में। और मॉलिक्यूलर मास किसका होता है? कोवलेंट कंपाउंड्स का। कोवलेंट कंपाउंड्स क्या होते हैं?
जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। आगे वाले चैप्टर्स में आप ये पढ़ोगे कोवलेंट कंपाउंड्स क्या होते हैं, ठीक है। और इसी तरह आयनिक कंपाउंड्स होते हैं जिनमें क्या होते हैं, आयन्स होते हैं, ठीक है। जिन कंपाउंड्स में आयन्स होते हैं, जैसे NaCl में क्या होता है, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव आयन, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर मास हम जब बात करेंगे तो इसका मतलब हम क्या है, हम मॉलिक्यूल की क्या निकाल रहे हैं, मॉलिक्यूल का मास निकाल रहे हैं। और मॉलिक्यूल्स किस में पाए जाते हैं, कोवलेंट कंपाउंड्स में। कोवलेंट कंपाउंड्स में मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, जबकि आयनिक कंपाउंड्स में क्या पाए जाते हैं, फॉर्मूला यूनिट पाए जाते हैं। अब फॉर्मूला यूनिट क्या होता है, देखिए जो आपका मॉलिक्यूल होता है ना, मॉलिक्यूल ना इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है, ठीक है। जैसे H2O, हमें H2O जो मॉलिक्यूल है अलग से मिल जाएगा, ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है H2O का एक मॉलिक्यूल, ठीक है। ऐसे अलग अलग मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट करते हैं। जबकि जो फॉर्मूला मास, जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं आपके, आयनिक कंपाउंड्स में जो आयन्स होते हैं, जैसे NaCl का कंपाउंड है, मान लेते हैं NaCl है, तो उसमें ना एक पूरा स्ट्रक्चर होएगा, एक पूरा क्रिस्टल होएगा। उस क्रिस्टल में बहुत सारे Na होंगे, बहुत सारे Cl होंगे जो एक दूसरे के साथ जुड़े होंगे, ठीक है। बहुत सारे Na, बहुत सारे Cl जो होंगे वो एक दूसरे के साथ क्या होंगे, जुड़े होंगे। एक तरह का लैटिस तैयार होता है, एक तरह का क्या होता है, तो लैटिस। ये तो 2 डायमेंशनल मैंने बनाया, ये 3D होता है, ठीक है, जिसमें Na होगा, Cl होगा, NaCl ऐसे होता है, ठीक है, ऐसे जुड़े होते हैं। फॉर्मूला यूनिट क्या होती है इसकी, इस कंपाउंड की, किसी कंपाउंड की, जैसे NaCl है, ठीक है, आयनिक कंपाउंड की स्मॉलेस्ट होल नंबर रेशो, ठीक है, कि आयनिक कंपाउंड जो है उसमें कटायन और अनायन की रेशो क्या है, ठीक है, रेशो क्या है। जैसे NaCl कंपाउंड है, उसमें रेशो क्या है, हर एक Na के लिए एक Cl है, हर एक Na के लिए एक Cl है। मतलब कि अगर मैं सबसे छोटी रेशो देखूं तो 1:1 आएगी, ठीक है। Na, हर एक Na के लिए एक Cl है, मतलब कि एक Na है, एक Cl है, ठीक है। तो उसकी रेशो क्या आएगी, 1:1। मतलब कि सबसे छोटा पेयर क्या है, NaCl, एक Na एक Cl। ऐसे पेयर्स में ये बना हुआ है ना पूरा यूनिट, ठीक है, एक Na एक Cl। इसी सबसे छोटे पेयर को हम क्या कहते हैं, फॉर्मूला यूनिट कहते हैं। जैसे मॉलिक्यूल होता है जैसे मान लेते हैं कोई बीकर है, इसमें वाटर है, ठीक है, बहुत सारे इसमें H2O मॉलिक्यूल्स होंगे। तो अगर मैं इसमें से सबसे छोटा पार्ट निकाल लूँ इसका, वो क्या होगा, H2O होगा, ठीक है। एक यूनिट हुई है, एक मॉलिक्यूल हुआ, ठीक है। इसी तरह फॉर्मूला मास में हमारे पास मॉलिक्यूल्स नहीं होते, उसमें हम देखते हैं सबसे छोटी यूनिट क्या है, मतलब कि सबसे छोटी रेशो क्या है, सबसे छोटी रेशो क्या है कटायन और अनायन की, वो क्या है, 1:1। हर एक Na के लिए एक Cl है, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, फॉर्मूला यूनिट कहते हैं। इसी तरह एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे CaCl2। इसमें सबसे छोटी यूनिट क्या होगी, ये भी एक आयनिक कंपाउंड है, इसमें सबसे छोटी यूनिट क्या है, एक कैल्शियम के लिए 2 क्लोरीन है, ठीक है। सबसे छोटी जो होल नंबर रेशो है वो क्या है, 1:2 है, एक कैल्शियम के लिए 2 क्लोरीन है, ठीक है। एक कटायन के लिए 2 अनायन है। यही जो सबसे छोटी जो रेशियो होती है होल नंबर, इसी को ही फॉर्मूला यूनिट कहा जाता है। तो फॉर्मूला मास क्या होता है, फॉर्मूला मास का तो सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम्स प्रेजेंट इन वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ कंपाउंड, ठीक है। किसी कंपाउंड में एक फॉर्मूला यूनिट में कितने एक फॉर्मूला यूनिट में जो एटम्स हैं, ठीक है, उनके मासेस का सम। NaCl में सबसे छोटी होल नंबर रेशियो जहाँ फॉर्मूला यूनिट क्या है, NaCl है, ठीक है। एक Na के लिए एक Cl, मतलब कि 1:1। ये क्या है, फॉर्मूला यूनिट है। फॉर्मूला यूनिट क्या है, NaCl। जैसे H2 एक मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल को हम H2 कहते हैं वाटर के। इसी तरह NaCl के जो कंपाउंड है उसके फॉर्मूला यूनिट को हम क्या कहेंगे, NaCl कहेंगे। ऐसे Cl2 को Cl2 कहेंगे, ठीक है। तो एक NaCl में, एक फॉर्मूला यूनिट में कितने एटम जो हैं उनके मासेस के सम को हम क्या कहते हैं, फॉर्मूला मास कहते हैं। तो NaCl क्या हो गया, इसका अगर मैं फॉर्मूला मास निकालना चाहूँ तो क्या निकलेगा, वही जैसे हम मॉलिक्यूलर मास में निकालते हैं वैसे सीधा निकाल देना है। Na का जो एटम का मास है वो क्या रहेगा, आयनिक कंपाउंड में जो एटम होते हैं उनका मास भी सेम ही रहता है, ठीक है। एटम का जो मास होता है वही अनायन और कटायन का मास रहता है। तो Na का भी मास वही है,
जो Na के एटम का मास है। इसी तरह Cl के एटम का जो मास है वही इसके Cl नेगेटिव आयन का मास है। तो Na का मास 23.0, ठीक है, Cl का मास 35.5, दोनों को ऐड कर दिया, क्या आ गया 58.5 आ गया। मतलब कि NaCl जो ये इसका जो फॉर्मूला मास है वो क्या है 58.5। तो कुछ नहीं है, अगर आपको तब भी समझ में नहीं आया तो बस आप याद रख लो कि हम मॉलिक्यूलर मास में कोवलेंट कंपाउंड्स की बात करते हैं जो बॉन्डिंग से बनते हैं, ठीक है, बॉन्ड बनाते हैं कोवलेंट बॉन्ड्स, और फॉर्मूला मास में हम आयनिक कंपाउंड्स की बात करते हैं। काम दोनों का सेम ही है, मास निकालना, दोनों का जो मास है सेम तरीके से ही निकलेगा।